हेलो बच्चों, शिक्षा प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सबने हमारी जो सीरीज है एनआईएस वाली, उसमें आगे के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनआईएस बोर्ड एग्जाम में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और आप ये छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिक टू एडवांस होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में सब कुछ डाल रखा है। ठीक है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो रूट्स को लेके हो, चाहे वो नेचर ऑफ रूट्स को लेके हो, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स लेके हो, या फिर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी जो क्वेरी होगी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर किसी क्वेरी कुछ बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है, वेरिएबल की जो पावर हो, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो, क्या हो जाए, टू। क्या हो जाए, टू। तो उसकी डिग्री टू हो जाएगी और इसी डिग्री टू वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सामने क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब ये तो इसका आइडियल फॉर्म हो गया कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, यहां पे आप ये देखेंगे, यहां जो abc लिखा है, क्या हमेशा abc मिलेगा? इसके प्लेसेस पे आपको नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी आगे चल के आपको यह भी समझना है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो 3 दिया गया है, एक्स के आगे ये जो 4 दिया गया है और ये जो 5 दिया गया है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। इनको वैसे तो हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4, और ये 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म। यही आगे लिखा हुआ है कि ए बी सी आर कांस्टेंट्स। ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ये सारे फिक्स नंबर होंगे, ये सारे नॉन वेरिएबल्स होंगे। इसके अलावा एक्स इज द वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अगर वो x में है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और y में क्वाड्रेटिक है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आप सबको पता है, आपने छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होगा मतलब इसकी अगर डिग्री 2 होगी तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमको ये मिलता है कि करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या फॉर्म करेगा, पैराबोला। ये पैराबोला किसी भी फॉर्म का हो सकता है और इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मींस कि हमारा जो ग्राफ होगा x एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा वही इसके सॉल्यूशन है। अब चाहे ये पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये पैराबोला ऐसे टच करके जा सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है पैराबोला जस्ट इस एक्सिस को टच करके जाएगा। जब एक्सिस को टच करके जाएगा तो इस केस में दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये जब हम नेचर ऑफ रूट्स कवर कर रहे होंगे तो वहां हम देखेंगे आगे। आगे देखिए क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या फिर एक्स। इसमें तो x बोल रखा है, मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल। क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा x में नहीं होगा, कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक y में भी मिलेगा और क्वाड्रेटिक t में, s में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उलझाऊ टाइप के दे सकता है। तो जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं इसको हम, क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसमें ये जो ax स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म। इसमें जो bx वाला टर्म है वो क्या है, लीनियर। जैसा कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर टर्म इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर टर्म। इसके अलावा जो थर्ड टर्म जो c लिखा हुआ है लास्ट में, वो c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बेस्ड, कि ये डेफिनेशन में है क्या। अगर इन सबका मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूं, सारांश देना चाहूं, तो मैं बस इतना कहूंगा, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या फिर जिसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 तरीके दिए गए हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। हो सकता है अंग्रेजों को श्रीधराचार्य बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती हो और कहीं ना कहीं वो हमसे क्रेडिट छीनना चाहते हैं, तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट दे दिया इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे होंगे थोड़ा सा प्राउड महसूस करिएगा अपने आप को, क्योंकि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया है जिनका नाम क्या है, श्रीधराचार्य। ठीक है। तो आगे टॉपिक पे अगर हम बढ़ते हैं कि एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखा है। ठीक है। हमने देखा वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर मैं यहां से कंपैरिजन करके बताऊं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो मुझे ये पता चल रहा है सामने क्या लिखा है। अगर कोफिशिएंट अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। x के आगे क्या लिखा हुआ है,
x के आगे जो लिखा होता था वो क्या होता था b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -5, और हम c का कंपैरिजन करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 6। तो ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू, ये हो गया c की वैल्यू। कई बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं कि b की वैल्यू उन्होंने कंपैरिजन तो की पर b इज इक्वल टू उठा के 5 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हम साइन के साथ लेंगे कि b की वैल्यू यहाँ पे -5 आएगी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से काम करता है पहले आप एक बार सीख लेंगे इसको, और ये आप ऑलरेडी छोटी क्लास में देख चुके हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आइडियल फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आएंगे। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है 1 और लास्ट टर्म में क्या लिखा है 6, मतलब हमारे पास जो मल्टीपल आया या फिर जो प्रोडक्ट आया वो कितना है 6। अब बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा क्वेश्चन भी ना चेंज हो और हमको मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाए 6। तो आप सबको पता है ऐसे दो नंबर जो प्लस या माइनस करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6, वो क्या होंगे 3 और 2, क्या होंगे 3 और 2। तो इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर x लगाएंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 ही आएगा, मतलब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। अभी भी आप पढ़िए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 कितना 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों दो टर्म्स अगर हम कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा x, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 3, यहां से कॉमन क्या मिलेगा -2, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस एक बात आपको यह सिखानी थी कि जब भी चाहते तो यहां से हम +2 कॉमन ले लेते हैं, पर +2 कॉमन लेने से हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट में बचता वो क्या बचता, यहाँ पे -x और ये क्या होता +3। और आपने छोटी क्लास में ऑलरेडी सीख रखा होगा, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन में इन दोनों ब्रैकेट में सेम सेम चीजें होनी चाहिए, तो दोनों को सेम सेम बनाने के लिए हम जानबूझ के इसमें से क्या कॉमन लेंगे -2, क्या कॉमन लेंगे -2। और जैसे हमने -2 कॉमन लिया तो ये क्या करेगा, अंदर के साइन बदलेगा, मतलब x था तो नेगेटिव लेकिन अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे 6 था तो पॉजिटिव लेकिन -2 कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो जो टर्म दोनों में कॉमन है उसको एक पास रख देंगे x -3 और जो इधर बच रहा है उसके साथ कर देंगे x -2। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी होती है। मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है तो हमको दोनों सॉल्यूशन बताने भी होते हैं। अब दोनों सॉल्यूशन बताने के लिए जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, दैट मींस कि उनमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर 0 के बराबर होंगे ही होंगे। तो हम दोनों नंबर को बारी बारी से 0 बराबर करके चेक कर लेते हैं कि अगर x -3 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस कि x इज इक्वल टू -3 का ट्रांसपोर्ट करेंगे, कितना आएगा 3, x की एक वैल्यू ये आ गई। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि x -2 इज इक्वल टू 0 होगा तो -2 को ट्रांसपोर्ट करूंगा तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2। जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसके आगे हमको क्वाड्रेटिक मेथड भी सीखना है, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में बात करें, इसी क्वेश्चन में बात कर रखा है, इसको जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है सेम वही क्वेश्चन है, और यहां पे लिख दीजिएगा 6। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, जहां पे x की वैल्यू 3 और 2 आ रही थी, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। और यहां पे क्या बोल रखा है, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, तो उनमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर 0 के इक्वल होंगे। हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, और लास्ट में हमने वही करके वैल्यूज निकाली है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा था। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर को बारी बारी से 0 के बराबर कर लिया। x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, -3 को ट्रांसपोर्ट करेंगे, x की ये वैल्यू मिल गई। x -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x की ये वैल्यू मिल गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करने के बाद सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल, कि आप जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करके x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे चलता है, ठीक, ये आपने देख ही लिया। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को ही एक्सप्लेन किया गया है कि हम क्या करते हैं, जो मेथड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इस मेथड पे बार बार इस मेथड को एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, क्या, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आइडियल फॉर्म में लिखेंगे इसको। कभी कभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, 10 प्लस 7x। तो आप याद रखिएगा इसका आइडियल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम क्या, या फिर हम ये कहें कि पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
फिर मैंने क्या बताया, ये हमारा रीअरेंजमेंट हो चुका है। हम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया 10। अब मिड टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, मतलब हमारा क्वेश्चन भी ना चेंज हो और हमारा काम भी चल जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, आप सबको पता है कि 10 7 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 2, 5 और 2, तो इसको मैं लिखूंगा 5 + 2x + 10 = 0। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 10 = 0। फिर दो दो से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहां से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x + 5, यहां से कॉमन आएगा +2, अंदर बचेगा x + 5। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, आप आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन है उनको एक साथ कर लेते हैं और जो जो चीजें बच रही हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन जैसे ही होता है, अगले स्टेप में हमको क्या करना होता है, बस जीरो प्रोडक्ट रूल लगाइए, आंसर आपके सामने है। जीरो प्रोडक्ट रूल मतलब x + 5 इंटू, अगर x + 2 = 0 हो रहा है, दैट मींस कि या तो दोनों जीरो होंगे या दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब दोनों को जीरो मान के x + 5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू +5 उधर जाए क्या हो जाएगा, -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। और अगर x + 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो +2 उधर जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, -2। आगे x की दो वैल्यूज, क्लियर है। यही क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, यही क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर है। अब देखिए, जो हमारा दूसरा मेथड आता है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, मतलब फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, ऐसे कोई दो नंबर मिलेंगे ही नहीं, या फिर रूट में मिलेंगे, फ्रैक्शन में मिलेंगे, तो हमको दिक्कतें होती हैं। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल था, सब में इसका आंसर आ रहा, चाहे वो रियल रूट्स हो चाहे वो इमेजिनरी रूट्स हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इसके जस्ट आगे का टॉपिक वही है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रियल रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, इसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बेसिकली अगर किसी इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब किस फॉर्म में लिखा गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d बताता है b² - 4ac। इनके जो नंबर से कोफिशिएंट थे उनका ही रिलेशन है, b² - 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये इसी पे बेस्ड था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि अगर कभी भी तुमको ऐसी वैल्यू चाहिए होगी ना, तो तुम कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आना -b ± √b² - 4ac/2a। अच्छा, b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, d, तो इसको मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं कि x = -b ± √d/2a, जहां पे a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट बता चुका हूं, b² - 4ac। इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अपने मन से सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन रख के, क्या, x² + 7x + 10। एक बार इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ठीक, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां से एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए कि हम कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि उसकी की रिक्वायरमेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। ax² + bx + c = 0। सब बच्चे देख के बता पा रहे होंगे, यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा मुझे a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू 7 मिलेगी और c की वैल्यू 10 मिलेगी। एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, हमें मेथड कौन सा यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो और वो मेथड क्या कहता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, जहां पे b² - 4ac क्या होता है, d, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम क्या सोल्यूशन के लिए देख रहे हैं। तो x = क्या लिखा जाएगा, -b, b की वैल्यू कितनी है, 7, तो क्या यहाँ पे -7 लिख दूं। फिर प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, फिर √b² - 4ac, b² करेंगे 7 का स्क्वायर आएगा, यहां वैल्यू पुट कर दी 7 का स्क्वायर, -4 * a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 10/2a, तो 2 * a की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, x = -7 प्लस माइनस और 7 का स्क्वायर 49 -4 * 10 करेंगे कितना आएगा 40/2। यहां तक कोई दिक्कत। फिर और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे 49 - 40 करेंगे 9 आएगा, और 9 का √3 होता है, तो हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा, -7 ±
9, या फिर एक बार में और थोड़ा छोटा करने के लिए हम लोग अंडर रूट 9 को डायरेक्ट 3 लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देंगे 2। जैसे ही आप यहां पे पहुंचेंगे फिर आप आगे समझिएगा कि अब हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो फॉर पॉजिटिव प्लस के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2। तो हमको वैल्यूज क्या मिलेंगी, -7 प्लस 3 कितना होता है -4, -4 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -2। क्लियर। और फॉर नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा -10 अपॉन 2, और आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5। तो आप ये देख रहे होंगे दोनों फॉर्मूले से हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे रूट सेम आ रहे हैं, हमारा सोल्यूशन सेम आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अलग आंसर नहीं देगा, एक क्वेश्चन है उसका आंसर सेम होगा, ये बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको तुरंत कहीं फैक्टर वैक्टर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जैसे उस मेथड में क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्या फैक्टर्स होंगे, कैसे ब्रेक डाउन करें कि हमारा काम चल जाए। इसमें क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे, एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके सामने है। पर इन सबका क्रेडिट किसको जाता है, श्रीधराचार्य को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने जो डिस्कस कर रखा था, अच्छा इसमें एग्जांपल इसमें भी दे रखा है, ये भी कर लेते हैं, इसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, जैसे आप सबके मन में आ रहा होगा, सर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों नहीं करा रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से बस इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि क्लास 9th में आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, या क्लास 8th में ही फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। पर उस इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही सिखाया जाता है। तो बच्चे की मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले में बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो किस पे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। और इसकी प्रैक्टिस अभी यही करनी है, जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो हमको जो सूटेबल लगेगा, जहां पे जो जिससे इजीली आंसर आ जाएगा, हम वो अप्लाई करके आगे बढ़ते जाएंगे। आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, यहां से कंपैरिजन करके आप सब बताएंगे कि क्या मैं ए की वैल्यू 2 लिख सकता हूं, बी की वैल्यू -4 लिख सकता हूं, और सी की वैल्यू -6 लिख सकता हूं। कंपैरिजन एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू, ये हो गई सी की वैल्यू। अब बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -b, ऑलरेडी माइनस है तो क्या मैं -4 लिख दूं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, भाई -4 का स्क्वायर करना है, -4ac, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2, केवल वैल्यू पुट की गई है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर करते प्लस आता, आप सबको पता है यहां माइनस माइनस प्लस होगा। सो 4 2 8 और 8 6 48, ये हो गया 48 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर आप आगे और क्या देखेंगे कि x इज इक्वल टू और क्या बन सकता है, हमने देखा 4 प्लस माइनस इसका सम किया, सम कितना आ गया 64, और नीचे कितना लिखा हुआ है 4। क्लियर। 64 की वैल्यू कितनी होती है 8। जैसे आपने इसको 8 लिखा, फिर क्या करना है, x के लिए डायरेक्ट सॉल्व करना है, और x के लिए सॉल्व करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या कि x की वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 64 की वैल्यू, अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 आएगी, और नीचे कितना है 4। तो 8 प्लस 4 करेंगे 12 आएगा, 12/4 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हो गई x की एक वैल्यू। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस अंडर रूट 64 की वैल्यू 8, तो यहां आ गया 8 अपॉन 4। 4 माइनस 8 करेंगे -4 आएगा, और -4/4 कितना हो जाएगा -1। दैट इज x की जो दूसरी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -1। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, पर हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन किस मेथड से किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्लियर, ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में रहे। अभी जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और क्लास 10th के बच्चे से एटलीस्ट हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको क्या फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए। ये आपको लाइफ में आगे बहुत काम आने वाला है। जब भी आप 12th का पेपर देंगे, जब भी आप 11th का पेपर देंगे, वहां आप जब लिमिट डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा, सारी फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो वहां का टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके 10th क्लास के टीचर ने एटलीस्ट ये तो पढ़ाया होगा, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो छोटा सा टॉपिक रह गया है वर्ड प्रॉब्लम पे आने से पहले, वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि हमारी जो x की वैल्यूज होंगी, जो रूट्स निकल आएंगे, उनका नेचर क्या होगा, वो कब रियल होंगे, कब इमेजिनरी होंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने आपको क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac।
ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारी जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ भी 4.5 5.5 या फिर ऐसे रेशनल में कहीं भी कुछ भी कोई नंबर आ गया, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज की पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम बताते हैं हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रूट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर इसी डी की वैल्यू, इसी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, एग्जैक्टली 0 के इक्वल हो जाए, तो हम ये बताते हैं हमारे रूट्स रियल तो होंगे लेकिन ये क्या होंगे? इक्वल। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे भी मिलेंगे एनवाइस बोर्ड में। क्वेश्चन इससे भी आता है कि हमारे पास अगर जो इक्वेशन दिया गया है अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने इस क्वेश्चन को भी आगे अरेंज कर रखा है, आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए, जो मेन मजा आएगा वो तो न्यूमेरिकल्स पे आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अब जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। और इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो कौन सा होगा? न्यूमेरिकल्स वाला या क्वेश्चंस वाला, वर्ड प्रॉब्लम्स वाला। तो हम जल्दी इसको पढ़ के उस पर आगे जंप करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बताता है? मान लीजिए आपने डी की वैल्यू निकाली, दैट मींस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाली, और ये क्या आ गया? लेस देन 0, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव, कि -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसा कुछ नंबर आ गया, तो इसको हम क्या बोले? हमारा जो रूट्स होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी। क्या होगा? इमेजिनरी। और ये जो इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपको ये सब नहीं पढ़ना है। तो यहां पे हम डायरेक्ट बोलते हैं कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपकी टोटल 3 कंडीशन आ गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कौन सी है? सेकंड वाली, कि जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हमने आगे क्वेश्चन रखा भी हुआ है। क्लियर है? तो एक बार ये भी देख लेंगे, अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, डी से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? जो डी की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, दैट मींस की पॉजिटिव होगी, तो हमारे दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग। और अगर डी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ गई तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, इस केस का मैं आपको डायग्राम बना सकता हूं कि जब भी दोनों रूट्स डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 या फिर डी की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? 2 पॉइंट को कट करता हुआ। कितने पॉइंट को कट करता हुआ? क्यों? क्योंकि इसके दो अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, कोई भी ग्राफ आप बनाएंगे, हो सकता है ग्राफ यहां बन जाए, हो सकता है ग्राफ यहां बन जाए, कैसा भी ग्राफ बन सकता है, पर ये 2 पॉइंट को कट करेगा। ठीक, इसके रूट्स कितने होंगे? 2। कितने रूट्स होंगे? 2। जब भी इक्वल रूट्स की बात करते हैं, इक्वल रूट में क्या होता है? हमारा जो ग्राफ होता है वो बेसिकली हमारे एक्सिस को या हमारे एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच करता है। तो एक पॉइंट पे टच करने का मतलब ये नहीं इसका एक सोल्यूशन होगा, इसके सोल्यूशन 2 ही होंगे लेकिन दोनों सोल्यूशंस आपस में इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल। और जो इमेजिनरी डॉट्स होता है, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें इमेजिनरी प्लेन बनाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहां से आएंगे? यहां से। क्लियर? अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, वाइंड अप करना मतलब ये जो पूरा थ्योरी का पोर्शन था इसको वाइंड अप करेंगे और अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, या आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? देख क्वेश्चन क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इफ द एरिया इज 70 मीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। जब भी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले, मैं आपसे क्या सजेस्ट करूंगा? आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, उसमें जो चीज पूछ रहा है उसी को एक्स सपोज कर लीजिए, जो कुछ भी पूछ रहा है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ट्राई किया करिए, इसका डायग्राम बनाया करिए। डायग्राम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? इसकी जो लेंथ है 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है, कंडीशन समझ गए। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 70। इसका जो एरिया है वो कितना है? 70 मीटर स्क्वायर। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, या फिर जिसको आप विड्थ बोल रहे हैं। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, दो चीजें पूछ रखा है, लेंथ बताइए, विड्थ बताइए। अगर आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी ब्रेथ को या फिर विड्थ को x मान लूं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो इसकी लेंथ है वो इससे 3 ज्यादा है, तो क्या लेंथ x प्लस 3 नहीं हो जाएगी? किसमें? मीटर में। यहां हम लिख भी देंगे क्या? लेट अस सपोज क्या? ब्रेथ, या फिर आपके क्वेश्चन में ब्रेथ वर्ड ना यूज करके उसने विद दे रखा है, विद इज इक्वल टू एक्स मीटर। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देन
लेंथ विल बी, लेंथ कितनी होगी x प्लस कितनी ज्यादा दे रखा है 3 मीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन में एरिया की बात कर रखा है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, देन एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी x प्लस 3 और ब्रेथ कितनी x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है वो किसके इक्वल है 70 के, तो इसको 70 के इक्वल कर लीजिए। क्लियर। अगर यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा x का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 70। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये प्लस 70 इधर आएगा माइनस होगा, दैट मींस हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक बनने के बाद मैंने क्या बताया, ये जो पूरी वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही क्रिएट हुआ आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। पर सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना। क्यों? क्योंकि इसकी हम बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं और आगे भी क्वेश्चन में इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये थोड़ा सा आपके दिमाग का डेवलपमेंट भी शो करता है, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है। क्योंकि वो तो शॉर्टकट की तरह हो गया, वैल्यू पुट करो आंसर ले लो, वैल्यू पुट करो आंसर ले लो। तो श्रीधराचार्य जी का शुक्रिया, पर हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला। तो आपको ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे तो 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -70 आए। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मैं करूंगा, मेरे पास कितना आएगा -70। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने अगर थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आप सबको पता है, सारे बच्चे गेस कर पा रहे होंगे वो टर्म क्या होंगे, 10 और 3। 10 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 7, और 10 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 और माइनस 3, 10 और 7, 10 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70। ठीक है। 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा, और 10 और माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70। क्लियर। तो ये हो गया इक्वेशन। अगर मैं यहां फैक्टराइजेशन करूं, क्या x स्क्वायर, इस 3 को मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस 7 x, और आगे क्या लिखा है -70 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 10, यहां से कॉमन आएगा -7। मैंने -7 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम करना है। मैंने देखा पहले वाले ब्रैकेट में दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो यहां भी दोनों नंबर पॉजिटिव करने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम दिख रहा है इसको एक साथ कर लेते हैं x प्लस 10, और जो ये अलग सा दिख रहा है x -7 इसको अलग कर लेते हैं, x -7 इज इक्वल टू 0। हो गया फैक्टराइजेशन। फिर जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दोनों को जीरो के बराबर कर लो। कि अगर x प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो करूंगा तो दिस इंप्लाइज प्लस 10 उधर जाए क्या हो जाएगा -10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -10। अब आप मुझे बताइए x मैंने क्या सपोज किया, विद, क्या सपोज किया है विद। तो किसी की जो विद होती, क्या कभी विद नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी वाली वैल्यू चेक करते हैं, x -7 इज इक्वल टू 0, तो -7 उधर जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू आ गया 7। दैट मींस कि हमारी जो विद है वो कितनी आ गई 7 मीटर, और लेंथ कितना लेना है, l इज इक्वल टू कितना है x प्लस 3, तो हो गया 7 प्लस 3, दैट मींस कि कितना आ गया 10 मीटर। क्लियर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के मिलने वाले हैं। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप 4 नंबर ले जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, एरिया बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑलरेडी, और जितने भी टाइप के जो केसेस हैं वो सारे केसेस इसमें सबमिट कर रखे हैं, सारे केसेस का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये पहला केस था, क्या, एरिया बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, क्रमागत संख्याएं, एक के बाद दूसरी संख्या। अगर हम इसकी बात करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें करना क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 72। ठीक है। फाइंड द नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद अगला। जब भी आप नंबर्स में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर देख रहे होंगे, गिनती गिनते होंगे, तो आपको पता है अगला नंबर कैसा आता है, 1 ऐड करके। जैसे 2 का अगला नंबर 3 है, कैसे आया होगा, 1 ऐड किया। 3 का अगला नंबर 4 है, 3 में 1 ऐड किया। 4 का अगला नंबर 5 है, 4 में 1 ऐड किया। ठीक है। तो अगर मुझे नंबर तो पता नहीं है, तो हम लोग यहां पे सपोज क्या करेंगे, लेट अस सपोज फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x। क्या है, x। अब इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, मतलब इसका अगला नंबर चाहिए। सो नेक्स्ट नंबर या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x प्लस 1। क्लियर। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे ही फाइंड आउट करते ही हैं, जस्ट अगला नंबर चाहिए। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना है, 72।
क्लियर। अब आप सब समझ पा रहे होंगे x का अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 72 प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब छोटे बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बता क्या रहा है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -72, मतलब हमको दो ऐसे नंबर चाहिए, हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 72 है, क्या -72, लेकिन मिड टर्म में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, प्लस या माइनस करने पे 1 आ रहा हो, तो आप सबके दिमाग में आ भी क्या होगा 9 और 8, 9 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा 1, और 9 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -72। चलिए कर लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 9 माइनस 8 x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैंने भले ही यहां 9 माइनस 8 किया है, लेकिन जैसे ही मैं 9 माइनस 8 करूंगा मैं पुराने क्वेश्चन पे वापस पहुंच जाऊंगा। आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, यहां से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 9, यहां से कॉमन आएगा -8, अंदर बचेगा x प्लस 9। मैंने -8 क्यों कॉमन लिया, ताकि दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम सेम आ जाए। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम दिख रहा है उसको एक साथ कर लेंगे x प्लस 9, और जो यहां आपका बचा हुआ है क्या x माइनस 8, इसको एक साथ कर लेंगे इज इक्वल टू 0। फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, अगर मैं x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करूं तो क्या x इज इक्वल टू -9 आएगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे जो इंटीजर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो क्या ये वाला आंसर है पॉसिबल है, नहीं। अगर मैं x की वैल्यू -8 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू को 0 के बराबर पुट करूं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था 8, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो 8 और 9 वो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 72। क्लियर है, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को ये वीडियो देखते टाइम पे, ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्डेड जाने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियो देखते टाइम पे अगर कोई डाउट होता है तो आप इसी कमेंट सेक्शन में डाउट अपना मेंशन करेंगे, हमारी टीम उस डाउट को उठाएगी और ऐसे सारे डाउट्स को मिला के हम एक पूरी वीडियो लेके आएंगे, आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, द स्क्वायर ऑफ अ बॉयज एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 49। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड तो बहुत इजी है, बहुत आसान, ठीक है, वही मेथड हम लोग आपको कराएंगे, ठीक, कि क्वाड्रेटिक कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एनआईएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनआईएस के 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम पहले पढ़ा करिए, पढ़ने से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, ठीक है। क्या बोल रखा है, द स्क्वायर ऑफ द बॉयज एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद जो किसी लड़के की एज का स्क्वायर होगा वो 49 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम में उसकी एज कितनी है, जो पूछता है उसी को एक्स सपोज करना होता है। तो लेट अस सपोज कि जो द बॉय है, बॉय की जो एज है वो अभी प्रेजेंट एज ऑफ बॉय इज एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स का है ये। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द स्क्वायर ऑफ बॉयज एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो यहां मैं कंडीशन लिख ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। आप मुझे बताइए कि आप जितने बच्चे अभी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी एज 16 साल होगी, 15 साल होगी, 14 साल होगी, 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आपने अपनी एज में 3 ऐड कर दिया होगा। तो अगर अभी ये एक्स ईयर का है तो क्या 3 साल बाद ये एक्स प्लस 3 इयर्स का नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द स्क्वायर ऑफ द एज, मतलब इसकी एज का स्क्वायर किसके इक्वल है 49 के। तो एक तरीका तो ये कहता है, पहले हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं, फिर इसको इजीली सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अच्छा यहां मैं एक स्टेप बढ़ाने के लिए इसको 3 का स्क्वायर लिख ही देता हूं, ताकि आपके मन में ये ना आए कि सर ने शॉर्टकट यूज किया है। 3 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49। इसको और सॉल्व करते क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 49। यहां तक कोई दिक्कत, ये कहां से आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और ऑलरेडी सामने क्या बोल रखा था 49। अब अगर मैं 49 को इधर ले आऊं तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और नंबर को पास पास इन लोग का रिलेशन बना लेते हैं, 9 है इधर आएगा -49 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये क्या हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 0।
ये कंडीशन आ गई आपके पास, ठीक है। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मुझे ढूंढ के बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस या माइनस करने पे तो 6 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? -40। कितना आएगा? -40। आप सबके दिमाग में, जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर लिया है या फिर उसके पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, आप सबके दिमाग में तुरंत आया होगा क्या, अगर मैं 10 - 4 कर दूं, 10 - 4 करूंगा 6 आएगा, और 10 और -4 का मल्टीप्लाई करूंगा -40 आएगा। कर लेते हैं क्या? इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और इस 6 को क्या लिखूंगा? 10 - 4 x -40 इज इक्वल टू 0। अभी भी देखिए 10 - 4 करूंगा 6 आएगा, मतलब मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन में चेंज अलाउ भी नहीं होता। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x - 4x -40 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहां कॉमन x, अंदर बचेगा x प्लस 10, यहां से कॉमन -4, अंदर बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं कहेगा सर आपने -4 क्यों लिया, +4 क्यों नहीं लिया। हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन में ये चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम दिख रहा है, इसको पास पास कर लीजिए, और जो बचा हुआ है इसको पास पास कर लीजिए, ठीक है। फिर वही बात कि अगर x प्लस 10 को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x इज इक्वल टू -10 आएगा। आप मुझे ये बताइए किसी बच्चे की एज नेगेटिव हो सकती है क्या? किसी बच्चे की एज नेगेटिव हो सकती है क्या? इसका मतलब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसके 3 साल बाद उसकी एज स्क्वायर कर देंगे। पहले पैदा तो हो जाने दो उसको, अभी 10 साल उसके पैदा होने में बचा हुआ है, फिर उसकी एज का स्क्वायर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एज पॉसिबल नहीं है। तो अगर x - 4 को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे x की वैल्यू 4 मिलेगी, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। दैट मीन्स कि उस बच्चे की जो प्रेजेंट एज है, जिसको हमने x सपोज किया था, तो वो प्रेजेंट एज कितनी आएगी? x ईयर्स। तो प्रेजेंट टाइम में बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, ये किस पे बेस्ड है? एयरक्राफ्ट पे। ऐसे सारे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल के, जब भी आपको कोई एनआईएस सबसे टफ पेपर देगा, एनआईएस का टफ पेपर आ रहा होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चंस देगा। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना ही देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कम टाइम में सॉल्व करते हैं। कैसे? आप क्वेश्चन में करना क्या, पहले ये समझिए। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इफ इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 200 किलोमीटर पर आवर, द फ्लाइट ड्यूरेशन इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जो 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप सबको पता है 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं, मतलब टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 आवर्स आ रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरी चीज कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि हमारे पास जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड ये कितनी मान लेता हूं? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? रिड्यूस का, अच्छा रिड्यूस करने वाला केस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस केस में टाइम कितना लग रहा है। तो आपको ये पता होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 600, और स्पीड कितनी? x। ये टाइम किस में आएगा? आवर्स में। इसमें आएगा आवर्स में। सेकंड केस के अकॉर्डिंग जब स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया, स्पीड को कम कर दिया गया है, तब जो न्यू स्पीड होगी, जो नई स्पीड होगी, नई स्पीड कितनी होगी? कितनी? x - 200, क्योंकि रिड्यूस कितना किया गया है? 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर नया टाइम में पूछूं, या इसको हम टाइम को यहां पे t1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको t2 से, t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो जाएगी? x - 200, x - 200, ये भी किसमें आएगा? आवर्स में। अच्छा, जब स्पीड कम हुई है तब टाइम ज्यादा लगेगा। कई बार बच्चा यहीं पे गलती करता है कि यहाँ पे तो माइनस देके उसको लगता है ये कम होगा। नहीं बेटा, स्पीड कम की गई है, उसका रेशिप्रोकल किया गया, इनवर्स किया गया है, तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब t2 इज ग्रेटर देन t1। तो t2 और t1 का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया किसके बराबर है? हाफ के। अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूं, t2 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन x - 200, और माइनस t1 कितना है? 600 अपॉन x, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है? 1/2 के। अगर मैं यहां पे एलशियम लूं तो एलशियम कितना आएगा? x - 200। क्लियर? अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं, मेरे पास x बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 600x, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, हमारे पास -600 ऑलरेडी है, और ये जो x - 200 है यहां चला आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए होगा, तो हम यही थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास आगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करने का सफिशिएंट स्पेस हो। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आएगा? 600x, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे -600x, और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? 12, और आगे 4 0, क्योंकि 6 2 12 और 4 0 यहां आ गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। और अगर मैं अंदर सॉल्व कर लूं, क्या आएगा? x स्क्वायर - 200x इज इक्वल टू 1/2।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर, सबसे पहले तो 600 उड़ा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, मेरे पास क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 12,000 में करूंगा या फिर 1,20,000 में करूंगा तो ये हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू आपके सामने सामने क्या बच रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। अब इसको उठा के उधर ले चले जाइए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24,000 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, मुझे दिख रहा है डिफरेंस कितना लाना है, 200 का, और हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए कितना होना है, 24, आगे 4 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं, 600 माइनस 400 एक्स। आप बताइए 600 माइनस 400 करूंगा कितना आएगा, 200, और 600 और 400 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, सामने जो नंबर लिखा हुआ है 2,40,000। ठीक, सामने क्या लिखा, माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x, ये 400 प्लस में कहां से आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 24,1234 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 600, यहां से कॉमन आएगा प्लस 400, अंदर बचेगा x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, यही तो फैक्टराइजेशन में सीखा है हमने, x माइनस 600 और x प्लस 400। फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और सबसे पहले जो आंसर पॉसिबल नहीं है इसको चेक करेंगे कि x प्लस 400 इज इक्वल टू, अगर हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी माइनस 400। अब एयरक्राफ्ट की स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। सेकंड आंसर चेक करते हैं, x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू पॉसिबल है, पर आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट को ओरिजिनली कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर फ्लाइट अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती, अपनी स्पीड को 200 कम ना करती तो उसको कितना टाइम लगता, और वो टाइम क्या है, t1। वो टाइम क्या है, t1। t1 इज इक्वल टू कितना बोल रखा है, 600 अपॉन x। तो अगर मैं टाइम पूछूंगा, t1 पूछूंगा, कितना आएगा 600, और x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितना, 600। दैट मींस कि हमारी जो फ्लाइट का ओरिजिनल टाइम होगा वो होगा 1 आवर। ये हमारा आंसर है। तो यहां से आपको ये पता चलेगा, कभी कभी जो x की वैल्यू निकाल के आपको आंसर, ऐसा नहीं तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए कि आंसर तो आ गया, x की वैल्यू तो आ गई, उसके बाद आप क्वेश्चन भी पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखा है, क्या चीजें दिया हुआ है। तो ऐसे कुल मिला के हमने कितनी प्रॉब्लम्स कर ली है, 4। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, x इज इक्वल टू 3 करके नहीं देता, ये ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, इफ x माइनस 3, मतलब फैक्टराइज की फॉर्म में था, इफ x माइनस 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए, रूट्स का मतलब या जीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा ना, हमारा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये x को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर या फिर जिससे डिवाइड हो जाएगा, रूट है जो x माइनस 3 दे रखा है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। तब करना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये वैल्यू उठाइए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू, यहां कितना है, 9 माइनस 6 3, उधर जाएगा माइनस 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, और k इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/6, दैट मींस की 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप ये समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको मार्क्स देने के लिए आया है, आपको उलझाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन में पुट करिए और आपके सामने k की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखते कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 6 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है टैंक एंड टैप का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ढेर सारे आते हैं, मतलब जो भी लोग एनवाइस के बाद या फिर कभी भी इन फ्यूचर ऐसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे कोई वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन भरपूर मिलता है, भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 all 3/8 hours, द टैप आर लार्जर diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है, हमारे पास दो नल हैं, दोनों एक साथ किसी टंकी को भरना चालू करते हैं,
ठीक है, तो 9 और 3/8 आवर्स में, मतलब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 9 8 72, 72 प्लस 3 कितना 75/8 आवर्स में ये क्या करता है, उस टंकी को पूरी तरीके से भर देते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द टैप विथ लार्जर डायमीटर, मतलब जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले नल से सेपरेटली, मतलब अलग अलग भरने में 10 घंटा कम लेता है, 10 घंटा कम टाइम लेता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों टैप अलग अलग कितने टाइम में नल को, टंकी को पूरी तरीके से भर देंगे। तो हम ये मान लेते हैं जो छोटा वाला नल है वो x आवर्स में क्या करेगा, हमारी टंकी को पूरी तरीके से भर देगा। जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है, टंकी पूरी तरीके से फिल हो जाएगी, तो उसको हमेशा 100% बोलता है। क्या कहते हैं, 100%। और 100% मतलब क्या होता है, 100/100, 100/100। अगर मैं इसको काटूं तो इसका आंसर कितना आता है, 1। मतलब जब भी कोई काम पूरा हो चुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कंप्लीट वर्क है वो। तो इसका मतलब जो छोटा वाला नल है वो क्या करेगा, x आवर्स में इस टंकी को कितना भर देगा, 1। तो अगर मैं ये पूछूं कि 1 आवर का वर्क डन कितना होगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x। ठीक है, टंकी का 1/x हिस्सा 1 घंटे में पूरी तरीके से भर देगा। ऐसे अगर मैं बड़े वाले डायमीटर पूछूं, बड़ा वाला जो डायमीटर वाला नल है वो 10 घंटे कम ले रहा है, तो इसका मतलब वो x - 10 आवर्स में इस टंकी को पूरी तरीके से भर दे रहा है। और टंकी पूरी तरीके से भर गई, इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट वर्क कितना होता है, 100% या फिर वर्क 1। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं कि इसके घंटे का काम कितना होगा, तो इसके घंटे का काम कितना होगा, 1/x - 10। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए दोनों नल को एक साथ खोला गया तो हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, 9 और 3/8 या फिर 75/8 आवर्स, इतना टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, अच्छा इतने टाइम में अगर पूरा नल 1 हो जाएगा तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, तो 8/75 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, पर उससे अच्छा तरीका ये है कि दोनों नलों के एक एक घंटे का टाइम हम ले लेते हैं कि पहला वाला नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, और दूसरा वाला नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दोनों नल को इतनी देर के लिए अगर खोल दो, कितने टाइम के लिए, 75/8 आवर्स के लिए। अगर हम ओपन कर देंगे हमारी टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। और फुल टंकी क्या है, 1। क्लियर। अब आप मुझे बताइए 75/8 यहां पे तो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा रेसिप्रोकल, दैट मींस कि 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 8/75। रेसिप्रोकल कैसे हुआ, क्योंकि 8 डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 75 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एलसीएम लीजिए, x - 10 इज इक्वल टू 8/75 तो रहेगा ही रहेगा। अब जब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और x - 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x - 10। फिर प्लस, जब एलसीएम से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, x, तो ये आ गया x। क्लियर। अब आगे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या आएगा, x - 10 प्लस x अपॉन नीचे अगर स्क्वायर कर लें तो x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। क्लियर है। फिर आपको और सॉल्व करना है तो x प्लस x 2x हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग नया पेज पे ले लेते हैं। इक्वेशन देख लेंगे क्या, 2x - 10 ऊपर आ रहा था अपॉन x² - 10x, x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। ये क्वेश्चन आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 8x² - 80x, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 150x और -750। पूरे इक्वेशन को एक तरफ उठा लाइए, क्या आएगा, 8x² - 80x - 150x, और ये माइनस इधर आया, क्या हो गया, +750 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 8x² - 80 - 150 करेंगे कितना आएगा, 230 - 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन दिख रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x² माइनस 115x, और यहां से अगर कॉमन लेंगे 2 तो कितना आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 6 के बाद 2 7 14 और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ये इधर आगे खत्म हो गया और हमारे पास एक इक्वेशन बचेगा, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। अगर मैं 375 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 20, कितना बचा 2, 4 7 28, 28 प्लस 2 करेंगे 30 आया, कितना बचा 3, 4 3 12, और 12 और 3 करेंगे कितना आएगा 15।
ठीक है 1500 कितना आ गया 1500। अब मुझे मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये प्लस या माइनस करने पे 115 है और मल्टीप्लाई करने 1500 है। तो छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है क्या, 4x स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा 100 प्लस 15, क्योंकि मैं 100 प्लस 15 करूंगा 100 में 15 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 1500 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा 4x स्क्वायर माइनस 100x और ये प्लस माइनस फिर से माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है आप बताइए, यहां से कॉमन 4x ले लूं मैं, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 25। क्लियर, यहां से कॉमन क्या आएगा माइनस 15, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे एक ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25, x माइनस 25। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं 4x माइनस 15 को 0 रूल लगाइए, तो यहां से 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/4, एक आंसर ये आ गया। और दूसरा आंसर क्या आएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। आपके पास दोनों आंसर्स पॉसिबल है, ये आंसर भी पॉसिबल है, ये आंसर भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो लार्जर वाला पाइप है वो 10 घंटे कम लेगा, 10 घंटे कम लेगा। अब आप अगर इसको उठा के देखेंगे इसका आंसर ही 3.75 आएगा, 3.75 आवर्स। ये 3 घंटे बड़ा वाला पाइप छोटा वाला पाइप ले रहा है, बड़ा वाला इससे 10 घंटा कम ले रहा है, तो ये तो 3 घंटे से 10 घंटा कम, क्या मतलब उसको क्या पानी वापस निकालने के थोड़ी रखा गया है, तो ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो बड़ा वाला छोटा वाला पाइप होगा 25 घंटे लेगा, और क्योंकि बड़ा वाला पाइप इसे 10 घंटे कम ले रहा है, तो दूसरा वाला जो पाइप होगा जहां पे हमने अज्यूम किया है, ये देखिए क्या लिख रखा था कि छोटा वाला जो पाइप होगा वो कितना ले रहा है, x की वैल्यू 25 आई थी, 25 आवर्स लेगा, और जो बड़ा वाला पाइप है वो x माइनस 10 आवर्स ले रहा है, मतलब 25 माइनस 10, दैट मींस कि 15 घंटे में पूरी तरीके से भर देगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। मैं यहां पे इंटरेस्टिंग मार्क करूंगा, इंपॉर्टेंट तो मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछाने के चांसेस कम होते हैं, पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप छोटे वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे अगर हम मूव करें, प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दे रखा है, सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमसे क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया है कि सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। एक बार आप इक्वेशन को देखिए, जैसे बच्चा यहाँ पे रूट देखता है ना, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा बच्चा जो डरता है इक्वेशन में, किससे डरता है, रूट से। रूट्स को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो रूट्स के क्वेश्चन वैसे पेपर में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, या फिर इजी क्वेश्चन देता है, ये भी उसी में से एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6, बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, प्लस या माइनस करने पे 3√3 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या मैं इसको ये ले सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं ले दूं 2√3 प्लस √3 प्लस यहां पे x लगा के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हुआ क्या, 2√3 को √3 में ऐड करेंगे कितना आएगा 3√3, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 6, हमारा काम हो गया। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आपको क्लियर कॉमन दिख रहा है x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2√3, यहां से कॉमन दिख रहा है √3 और अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 2 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। कई बार बच्चे के मन में आता है सर यहां तो 6 लिखा था, तो आपने √3 कैसे कॉमन ले लिया, तो आप ये रखिएगा कि 6 को हम लोग 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 कर सकते हैं, और इस 3 को हम लोग 3 इंटू √3 कर सकते हैं। मैंने कॉमन क्या लिया यहां से √3, तो अगर ये √3 हट भी गया तो ये तो 2 रहेगा और अंदर क्या बचेगा 2√3, इसीलिए √3 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा हुआ है 2√3। क्लियर, अब देखिए आगे चलता है, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम दिख रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। जीरो रूल यूज करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 2√3 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी √3। क्लियर, x की दो वैल्यूज, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, जब भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, हमेशा उसमें x की या फिर जो वेरिएबल है वेरिएबल कितनी वैल्यूज आएंगी 2, कितनी वैल्यूज आएंगी 2। ये क्या था प्रॉब्लम नंबर 7। क्लियर, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप डाल लीजिए, हमने तो जानबूझ के टफ क्वेश्चन रखा है
पर आपके केस में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्या कह रखा है, कह रहा है k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको जब मैंने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां आपने ये देखा होगा कि d की वैल्यू जब 0 होती है ना, तब रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और d की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां से कंपैरिजन करके हम इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो मुझे मिलेगा कि a की वैल्यू क्या है, k प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है, 1। abc की वैल्यू आ चुकी है। अगर मुझे रियल एंड इक्वल रूट करना है, दैट मींस कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 करना मतलब b² माइनस 4ac को 0 करना पड़ेगा। b² मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया b² माइनस 4, a की वैल्यू k प्लस 4 और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना, 0। आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मींस k² प्लस 1 प्लस 2k। यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 4k और ये माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और अगर मैं आगे सॉल्व करूं, क्या आएगा, k², मुझे दिख रहा है माइनस 4k प्लस 2k, कितना आएगा, माइनस 2k, और ये दिख रहा है माइनस 16 प्लस 1 तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये बन गया k में क्वाड्रेटिक। किसमें क्वाड्रेटिक, k में। इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, ये प्लस या माइनस करने में 2 है और मल्टीप्लाई करने में 15 है, तो 5 और 3 होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 माइनस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और अगर आगे हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहां आएगा k, अंदर बचेगा k माइनस 5 और यहां से कॉमन लूंगा प्लस 3, अंदर बचेगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा k माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा k प्लस 3। फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो k इज इक्वल टू यहां से वैल्यू आएगी 5 और यहां से वैल्यू आएगी माइनस 3। अच्छा, k की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं क्योंकि ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। क्लियर है।